नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से भूगोल में भारत, लोग और अर्थव्यवस्था किताब का हम अध्ययन कर रहे हैं। और आज हमारा जो चैप्टर जो चल रहा है 4, उसका लेक्चर नंबर 3 आज हम देखने वाले हैं। इस लेक्चर नंबर 3 में हम जल संसाधन की बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि जल के प्रदूषण को कैसे रोका जाना चाहिए, जल की जो मांग है वो कैसे बढ़ रही है और कैसे उसको मैनेज किया जाए, और भारत में जल की कमी के प्रमुख कारण क्या है, ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि ऐसा क्या है कि भारत में जल की मांग बढ़ते ही जा रही है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं कि भारत का जो 97% जल है वो पीने योग्य नहीं है। मात्र 3% जल ही ऐसा है जिसको हम पी सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण ये भी हो जाता है। तो ये बातें तो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, इसमें कुछ नया देखेंगे कि और क्या कारण है और उनका निराकरण कैसे किया जा सकता है। भारत में जो जल की समस्या बढ़ रही है उसके लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं, और ज़्यादा दूषित पानी पीने से पानी में अगर पानी में प्रदूषण बढ़ जाता है, गंदगी बढ़ जाती है, तो मानव शरीर पर उसका क्या असर पड़ता है, ऐसी कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस आज के मजेदार लेक्चर को और देखते हैं एक एक चीज को और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं सिंचाई के लिए जल की मांग को, कि भाई सिंचाई के लिए जल की मांग होती है कि नहीं होती है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा, पेयजल के लिए पानी की मांग, जल की मांग यानी पीने के लिए, तो सिंचाई के लिए अगर हम किसी नहर, किसी नदी को रोककर वहाँ बांध बनाकर वहाँ से एक नहर निकालते हैं, और नहर अगर पीने का पानी दे रही है तो सिर्फ परियोजना है नदी घाटी परियोजना, लेकिन वो पीने के साथ सिंचाई के लिए भी दे रही है, यानी पेयजल और सिंचाई दोनों की पूर्ति कर रही है, तो वो बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। ऐसे ही हमने भांकड़ा नागल जैसी, दामोदर घाटी जैसी ऐसी कई परियोजनाओं की बात हमने पिछले लेक्चर में की है। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ ये देखेंगे कि सिंचाई के लिए जल की मांग जो है वो कैसे बढ़ रही है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है, यानी कृषि को जो जल चाहिए, खेती बाड़ी को, कृषि मतलब खेती बाड़ी को जो जल चाहिए वो मोस्टली किस लिए चाहिए होता है, सिंचाई करने के लिए। किसके लिए चाहिए होता है, सिंचाई। यानी कोई खेत है उसको पानी की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वहां सिंचाई करनी होती है। क्या करनी होती है, सिंचाई। इसलिए कोई भी नदी घाटी परियोजना बनती है, नदी घाटी परियोजना का मतलब है वही नदी के ऊपर बांध बना के वहां से एक नहर या पाइपलाइन लगा के उस क्षेत्र में पानी पहुंचाना जब वास्तव में कृषि के लिए पानी की आवश्यकता है, तो वहां पानी पहुंचाया जाता है, तो वो नदी घाटी परियोजना है। तो पानी सिंचाई के लिए दिया जा रहा है कृषि के लिए, तो ये नदी घाटी परियोजना के माध्यम से ही दिया जा सकता है, या फिर छोटी नहरें निकाल के दिया जा सकता है। देश में वर्षा की स्थानिक सामयिकी परिवर्तन के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये कहना चाह रहा है कि हमारे देश में वर्षा जो होती है, क्या होती है भाई, वर्षा जो होती है, बारिश जो होती है वो समान रूप से नहीं होती है, असमान वितरण है। कैसा है, असमान वितरण, असमान वितरण। यानी हमारे देश में जो बारिश होती है वो एक जगह कम तो दूसरी जगह ज्यादा होती है, उसी को हम असमान वितरण कह रहे हैं। यानी कि जैसे चेरापूंजी मेघालय में ज्यादा हो जाती है तो राजस्थान के जैसलमेर में बहुत कम होती है। किसी स्थान पर ज्यादा हो रही है, किसी स्थान पर अलग अलग समय में हो रही है। तो ये जो सारी चीजें होती है ये वर्षा का असमान वितरण कहलाती है। इसलिए जहां वर्षा नहीं हो रही है वहां तो वर्षा की मांग होती रहती है, वहां पानी की यानी जल की मांग होती रहती है, क्योंकि उनको भी कृषि करना है। इसलिए कई क्षेत्रों में आपने कृषि जब हम पढ़ रहे थे तो हम देख रहे थे कि कई क्षेत्रों के अंदर तो जो है ऐसी फसलें की जा रही है जो 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर की वर्षा में हो जाए, क्योंकि उस क्षेत्र में वर्षा ही ऐसी होती है। आज राजस्थान के उस डेजर्ट में, राजस्थान के उस जैसलमेर के मरुस्थली क्षेत्र में, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर जैसे मरुस्थल में इसलिए वो कृषि की जाती है बाजरे की, जिसको 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, क्योंकि वहां का क्लाइमेट, वहां का बारिश, मौसम सब कुछ उसके अनुकूल है, बाजरे के अनुकूल। इसलिए वहां बाजरा ही बोया जाएगा, वहां मूंग ही बोया जाएगा, वहां मोट की फसल ही की जाएगी, वहां दलहन और तिलहन ही किया जाएगा, वहां चने जैसी और अरहर जैसी ऐसी फसलें ही की जाएगी, क्योंकि उसको पानी की कम आवश्यकता होती है।
जैसे इलायची है या फिर अदरक जैसी जो असम में बोई जाती है वो उसी क्षेत्र में की जाएगी जो असम का क्षेत्र है, क्योंकि असम आप सब जानते हैं ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पानी ज़्यादा है, इसलिए अदरक वहाँ बोई जाती है, अदरक वहाँ ज़्यादा होती है। यानी मैं आपको सीधा सीधा ये बताना चाहता हूँ कि कुछ फसलें ऐसी होती है जिनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो वो वहाँ होगी जहाँ पानी ज़्यादा है, और कुछ फसलें ऐसी होगी जहाँ पानी की आवश्यकता जिनको कम होती है, तो वो वहाँ होगी जहाँ पानी कम है। इसका मतलब कहीं पानी ज़्यादा है और कहीं पानी कम है, इसका सीधा सा अर्थ है कि भारत में वर्षा समान नहीं है। और भारतीय कृषि तो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है, इसलिए भारतीय जो कृषि है इसको मानसून का जुआ कहा जाता है, मानसून का जुआ। यानी जब बारिश अच्छी होती है तभी भारतीय कृषि होती है, नहीं तो कतई ही नहीं होती है। इसलिए भारतीय कृषि पूरी तरह से नहीं लेकिन 70% मानसून पर निर्भर है, जो केरल के तटों से आया करता है और धीरे धीरे भारत में अंदर घुस जाता है, जो जून जुलाई में आता है। आप सबको मैंने पढ़ा रखा है मानसून के बारे में। तो ये जो पॉइंट है ये कह रहा है देश में वर्षा के स्थानिक सामयिक परिवर्तिता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि देश में अलग अलग स्थानों पर परिवर्तिता पाई जाती है, यानी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह से बारिश होती है। बस इतनी सी तो बात है और कुछ है ही नहीं इसमें। देश के अधिकांश भाग वर्षाविहीन और सूखाग्रस्त है, जैसे कई क्षेत्र ऐसे हैं वर्षाविहीन जहां बारिश होती ही नहीं है। यानी भारत के अंदर कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां बारिश होती ही नहीं है, और कई ऐसे हैं जहां मूसलाधार बारिश होती रहती है। जैसे अभी बात कर रहे थे हम चेरापूंजी की बात कर रहे थे, हम मेघालय के पूरे क्षेत्र की बात करें, नाम ही मेघालय है। मेघ मतलब बादल, आले मतलब घर, बादलों का घर कहलाता है मेघालय, जिसकी राजधानी है शिलोंग। जिसकी राजधानी क्या है? शिलोंग। उस मेघालय में आप जाके देखो बारिश होती रहती है हर समय। जिसको बारिश में नहाने का शौक है वो कभी जाके ना क्या जाए वहां पे, इतनी बारिश होती रहती है वहां पे। लेकिन आप जैसलमेर को देखिए, वहां कभी कभार बारिश होती है, कभी कभी तो पूरी साल में एक भी बूंद देखने को नहीं मिलती उन लोगों को। तो आप बताओ वो वर्षाविहीन क्षेत्र है या नहीं है, वो सूखाग्रस्त क्षेत्र है या नहीं है। तो भारत के अंदर कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां अतिवृष्टि होती है। अतिवृष्टि का मतलब क्या है, ध्यान से समझना इस बात को। जहां शब्द आ जाए अतिवृष्टि, अतिवृष्टि तो अर्थ अलग निकल जाता है, और जहां शब्द आ जाए अनावृष्टि तो शब्द का अर्थ अलग निकल जाता है। क्या निकल जाता है? अतिवृष्टि तो ज्यादा बारिश है और अनावृष्टि बिल्कुल बारिश नहीं है। इसका मतलब अतिवृष्टि ज्यादा बारिश है, इसका मतलब बाढ़ वाला मामला है, तो फसलें वैसे ही नहीं हो सकती। और अनावृष्टि का मतलब है कि बारिश बिल्कुल नहीं हुई, इसका मतलब अकाल है, तो फसल वैसे ही नहीं हो सकती। तो बारिश जो होती है, वर्षा जो होती है, जल का बारिश के रूप में प्राप्त होना, उतना ही जरूरत हो, जितनी जरूरत हो उतना ही मिले तो ठीक रहता है। अगर ज्यादा बारिश हो गई तो फसलें गल जाती है, किसी काम का ही नहीं रहता वो पानी। और अगर कम बारिश होती है तो वो वैसे ही बारिश के कारण, वहां बारिश नहीं होने के कारण, सूखे के कारण वहां जो है कोई भी फसल हो नहीं पाती। लेकिन भारत के अंदर कई तो ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र है, जैसे हम मेघालय की बात कर रहे हैं, तो वहां इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वहां फसलें अच्छी नहीं होती, लेकिन कभी कभी ज्यादा हो जाती है तो नहीं हो पाती। और कई क्षेत्र ऐसे हैं जो वर्षाविहीन और सूखाग्रस्त है, जो बिल्कुल सूखे हैं, चारों तरफ सूखा ही सूखा नजर आता है, तो वर्षाविहीन और सूखाग्रस्त है। उत्तर पश्चिम भारत और दक्कन का पठार इसके अंतर्गत आते हैं। यानी उत्तर और पश्चिम जो है भारत और दक्कन का पठार। हम भारत को जब भी बनाते हैं तो इस प्रकार से ऊपरी हिस्से को बनाते हैं हम इस प्रकार से, ये भारत का ऊपरी हिस्सा है, तो ये उत्तर, देखो कौन सा बता रहा है पहले, ये उत्तर है यहाँ और ये पश्चिम है। तो भारत का ये जो हिस्सा है इसमें ये क्या बता रहा है, और दक्कन का पठार इसके अंतर्गत आते हैं जहां वर्षा कम होती है। दक्कन का पठार, ये वाला पठार है दक्कन का, ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है, तो दक्कन का पठार जो है इसके अंतर्गत आते हैं, यानी यहाँ बारिश कम हुआ करती है, पठारी क्षेत्र में बारिश कम होती है। और ये जो उत्तर और पश्चिम क्षेत्र बता रहा है, ये राजस्थान आ गया, आपका हरियाणा का निचला हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा, पंजाब का दक्षिणी हिस्सा, तो ये सब कुछ इसके अंदर आ गए, तो यहाँ बारिश कम होती है। मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, ये सब कुछ आ जाते हैं इसके अंदर। तो आप ये समझ गए होंगे कि सिंचाई के लिए जल की मांग क्यों होती है। भाई बारिश समान होती तो क्या जल की मांग होती? कतई ही नहीं होती। क्यों हुई जल की मांग? इसलिए हुई कि पानी का वितरण समान नहीं है, पानी का वितरण समान नहीं है। भारत तो है ही विविधताओं का देश, जनसंख्या में विविधता, खान पान में विविधता, रहन सहन में विविधता, बोलचाल में विविधता, कपड़े पहनने में विविधता, तो जल में विविधता क्यों नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आगे देखिएगा, देश के अधिकांश भागों में शीत और ग्रीष्म ऋतु में न्यूनाधिक शुष्कता पाई जाती है। यानी देश के अधिकांश भाग ऐसे हैं जहां शीत हो चाहे
गर्मी हो यानी सर्दी हो चाहे गर्मी, वहाँ तो सूखा ही सूखा रहता है, वहाँ पता ही नहीं चलता यहाँ सर्दी है गर्मी है, यहाँ बारिश का मौसम है, सावन चल रहा है या ज्येष्ठ का महीना चल रहा है या चैत्र चल रहा है या फाल्गुन चलता है। ऐसी जगहों में अगर हम जाए जहाँ बारिश कम होती है वहाँ पता ही नहीं चलता, हमेशा झुलसते रहते हैं वो क्षेत्र, और कई क्षेत्र बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं जो एक से ही नजर आते हैं पूरे साल। शुष्क ऋतु में बिना सिंचाई के खेती करना कठिन होता है, गर्मियों के अंदर बिना पानी के खेती करना कठिन होता है। मैं बार बार जैसलमेर का एग्जाम आपको दे रहा हूं, ये राजस्थान का एक जिला है जैसलमेर। इस जैसलमेर की अगर हम बात करें ना तो जैसलमेर में आप जाएंगे जब भी, या फिर इसको देखना आप गूगल विकिपीडिया पे, जैसलमेर में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ बारिश बहुत कम होती है, लगभग 30 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, 30 सेंटीमीटर। और कई क्षेत्र तो जैसलमेर के ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती। तो यहाँ क्या होता है, जैसलमेर का एक सम क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? सम क्षेत्र। इस सम क्षेत्र में आपको कहीं भी वनस्पति देखने को नहीं मिलेगी। वनस्पति का मतलब क्या है? वनस्पति का मतलब है कि इस पूरे क्षेत्र में आपको कहीं भी कोई भी एक तिनका भी देखने को नहीं मिलेगा, मतलब एक भी पेड़ पौधा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल लगभग 25 से 30 किलोमीटर का ये क्षेत्र है। और फिर उससे आगे जाते हैं तो छोटी छोटी घास मिलती है, जैसे सेवण घास, जिससे फोक परफ्यूम मिलता है। तो जो घास मिलती है वो तो महत्वपूर्ण है, जिससे परफ्यूम बनाया जाता है। टांटिया घास मिलती है, सेवण घास मिलती है। एक लाठी सीरीज बनी हुई है जैसलमेर में, उस लाठी सीरीज पे घासें पाई जाती है। लेकिन ये क्षेत्र पूरा डेजर्ट है, मरुस्थल है। डेजर्ट का मतलब मरुस्थल है, मरुस्थल का मतलब होता है मरी हुई मिट्टी, यानी बालू मिट्टी है पूरी की पूरी क्षेत्र में, इसलिए हमेशा परेशानी का कारण बनता है, क्योंकि यहाँ पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र जो है वो नहीं है और सिंचाई करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि ये पूरा एरिया शुष्क है, यानी सूखा सूखा है। भाई कैसा है? सूखा सूखा। क्या पढ़ रहे हैं हम? भारत में जल। क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? भारत के जल के बारे में। पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? भारत के कृषि के बारे में, भारत की कृषि के बारे में। अगले चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? खनिजों के बारे में, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं भारत के खनिजों के बारे में। अब आप सोच रहे हैं सर ये खत्म नहीं हुआ, अगले की बात करें, तो इसका 1 या 2 लेक्चर और है। थोड़ा पैसेंस और धैर्य बना के रखें, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पश्चिम बंगाल और बिहार में भी मानसून के मौसम में अवर्षा अथवा इसकी असफलता सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है। क्या कह रहा है ये? पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पश्चिम बंगाल और बिहार पर्याप्त वर्षा होती है, लेकिन अतिवृष्टि अगर हो जाती है, पश्चिम बंगाल तो आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां, गंगा का कुछ पार्ट यहाँ बहता है, ब्रह्मपुत्र पूरी तरह से इस क्षेत्र में, तो आप बताइए कि मतलब यहाँ पानी की कोई कमी होगी क्या? लेकिन वर्षा कभी कभी ज्यादा होने से फसलें गल जाया करती है। बेचारा चावल में प्रथम स्थान रखता है कौन? पश्चिम बंगाल। चावल सबसे ज्यादा बोए कहां जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। लेकिन कम क्षेत्र होते हुए भी पंजाब सबसे ज्यादा उत्पादन कर देता है। बात को समझे आप? यानी सबसे ज्यादा बोए कहां गए? पश्चिम बंगाल में। तो बोने के हिसाब से कौन, या फिर खेती करने के हिसाब से कौन प्रथम? पश्चिम बंगाल। जबकि पहले स्थान पे उत्पादन कम क्षेत्र होते हुए भी, कम क्षेत्र में बोते हुए भी पंजाब कर देता है। इसके पीछे कारण सिर्फ इतना सा है, क्योंकि वहाँ नदियाँ और नहरें हैं और पानी बहुत ज़्यादा है, जितनी उनको जरूरत होती है उतनी ही वो लेते हैं, जबकि यहाँ तो पानी बरसता ही रहता है। बिहार में भी कभी कभी ये हालत हो जाती है, अवर्षा अथवा इसकी असफलता सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बिहार, पश्चिम बंगाल में बारिश ज़्यादा है तो बिहार में पानी कम है, तो कभी कभी सूखे जैसी स्थिति हो जाती है, कभी अकाल पड़ जाता है तो कभी अतिवृष्टि हो जाती है। ये चीजें हम देखते आए हैं। कुछ फसलों के लिए जल की कमी सिंचाई को आवश्यक बनाती है, यानी कुछ फसलें ऐसी होती है जिनके लिए जल की कमी सिंचाई को आवश्यक बना देती है। उदाहरण के लिए चावल, गन्ना, जूट आदि के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, जो केवल सिंचाई द्वारा ही संभव है। जैसे आप चावल बोते हैं, जैसे गन्ना बोते हैं, जूट बोते हैं, तो 100-125 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा इन सबको चाहिए होती है। तो इसका मतलब यह है कि पानी, अगर यहां में लिखता बाजरा तो पश्चिम बंगाल या दक्षिण भारत की तरफ में जाता ही नहीं, बाजार लिख दिया मैंने ना। क्या लिखना था मुझे? बाजरा। ठीक है, कितनी वर्षा चाहिए बाजरे के लिए? बाजरा 30 से 50 सेंटीमीटर के आसपास। मैंने मूंग लिख दिए, मैंने चना लिख दिया, मैंने मोठ लिख दिए,
यानी ये जो फसलें मैंने लिखी ये कम वर्षा वाली है, कम बारिश वाली है, जबकि चावल गन्ना जूट आदि क्या है, ज्यादा वर्षा वाली है। तो ये हमेशा मरुस्थल में देखने को मिलेगी जहां वर्षा कम होती है, और ये हमेशा वहां देखने को मिलेगी चावल गन्ना जूट जहां वर्षा अच्छी होती है। यानी कि कम वर्षा वाले क्षेत्र में ये और ज्यादा वाले में ये चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं एक तरह से रिपीट ही कर रहा हूं क्योंकि मैं पिछले पूरे चैप्टर में यही बातें करता आया हूं। आगे देखिए, सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। यानी एक ही खेत में ढेर सारी फसलें उगाना बहुफसलीकरण कहलाता है। हमने पर्वतीय भूमि ऐसी कई चीजें पढ़ी थी ना, तो उसमें आता है बहुफसलीकरण। तो सिंचाई की व्यवस्था जो होती है ढेर सारी, अगर पानी की अच्छी व्यवस्था है किसी स्थान पर तो बहुफसलीकरण को महत्व दिया जा सकता है। एक स्थान पर ढेर सारी फसलों को किया जा सकता है, बहुफसलीकरण कहलाता है। सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा ज्यादा होती है। सिंचित भूमि जो होती है उसकी कृषि उत्पादकता जो होती है असिंचित भूमि से ज्यादा होती है। यानी इसका कहने का मतलब है, एक तो कोई खेत है और उसमें बारिश हो रही है, एक कोई पास का ही खेत है उसमें बारिश वाले पानी से वो अपना काम नहीं चला रहा है, उसने ट्यूबवेल या कुआं खोद रखा है या तालाब या नहर से पानी लाके सिंचाई कर रहा है, तो ज्यादा फसल किस में होगी, ज्यादा फसल इस इधर वाले में होगी, क्योंकि ये किससे कर रहा है, ये सिंचाई कर रहा है खुद की। जबकि इधर वाले खेत में आप देख रहे हैं खुद सिंचाई नहीं कर रहा है, ये सिंचाई जो है कहां से हो रही है, पानी से हो रही है, नहीं वर्षा जल पर आधारित है। तो वर्षा जल पर जो आधारित खेत होता है उसमें कम फसल हुआ करती है, और जो खुद खेत को सींचते हैं, खुद खेत के अंदर सिंचाई करते हैं, वहां फसलें जो है अच्छी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये लाइन यही कह रही है, देखो सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता, सिंचित भूमि जो होती है वहां पानी जहां नल से पानी दिया जा रहा है, ट्यूबवेल से पानी दिया जा रहा है, ये तो वो खेत है यहाँ हमेशा कृषि उत्पादकता ज्यादा होगी। और असिंचित भूमि जो होगी इसके अंदर पानी जो है वो बादलों से आ रहा है। किससे आ रहा है, बादलों से आ रहा है। इसको आप समझ लिए होंगे। आगे देखिए, सिंचाई क्षेत्र, अब जैसे पंजाब हरियाणा और यूपी की बात हम करें, पंजाब हरियाणा और यूपी की बात करें हम, तो यहाँ मात्र लगभग 15% ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ लोग वर्षा पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं, वर्षा पर निर्भर रहते हैं। कितना एरिया, मात्र पंजाब हरियाणा और यूपी का, पंजाब हरियाणा और यूपी का मात्र और मात्र कितना प्रतिशत, 15% एरिया ऐसा है या क्षेत्र ऐसा है या भूभाग ऐसा है जो कृषि के लिए पानी पर, आसमान से, बादलों पर निर्भर रहता है। जबकि पूरे बोए गए क्षेत्र में से 85% लोग सिंचाई के अंतर्गत यानी खेतों के अंदर पानी ट्यूबवेल से, तालाब से, नहरों से आदि माध्यम से देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा पंजाब हरियाणा और यूपी हमेशा फसलों पे नंबर 1 पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं, नंबर 1 में। इसके पीछे ये कारण है, मुझे आज पता चला। आपको कब पता चला, आज ही पता चला, ठीक है ना। आगे देखिएगा, भौम जल अधिक उपयोग से, यानी भूमि पर भौम जल का अधिक उपयोग करने से जल का जो स्तर है वो काफी नीचे चला जाता है। और इसके कारण से क्या होता है, जल स्तर जैसे जैसे नीचे जाता है वैसे वैसे हम देखते हैं कि जल जैसे जैसे गहराई को छूता जाता है तो एक माध्यम अपनाया जाता है कि सारे जल को एक साथ कैसे लाया जाए। एक साथ लाने का मतलब यह है कि कुछ जल कहीं और है धरती में, कुछ कहीं और है, तो सारी पृथ्वी के जल को तो एक जगह नहीं लाया जा सकता। लेकिन कुआं जब खोदा जाता है तो गहराई में जाते रहते हैं, बोरवेल किया जाता है तो आसपास का जल जो है एक जगह उस कुएं में आ जाता है और उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे पूरी पृथ्वी के आसपास के कुएं के आसपास के उस जल को हम अगर बाहर निकाल लेते हैं तो वहां क्या इफेक्ट दिखाई देगा, उस पर हम इस जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है इस पर हम चर्चा करेंगे। कैसे करेंगे, बात को समझिए। यहां पृथ्वी का धरातल है और यहां हमने एक कुआं खोदा। ये क्या खोदा है, हमने एक कुआं खोदा है। अब यहाँ जो पानी है इस कुएं में आ जाएगा, यहाँ भी जो पानी है इसमें आ जाएगा। यानी आसपास का सारा पानी कहाँ जा रहा है, इस कुएं में जा रहा है। और फिर इस कुएं से इस खेत के अंदर सिंचाई कर दी जाएगी, इस खेत के अंदर सिंचाई कर दी जाएगी। इस कुएं में से सारा जल हमने निकाल लिया है। अब जो जल स्तर था वो नीचा जाएगा कि नहीं जाएगा, तो कुएं में क्या करेंगे, फिर कुएं को और बड़ा करेंगे और आसपास के क्षेत्र से पानी लेंगे। फिर कुएं को और बड़ा करेंगे और आसपास का जो जमीन है वहां से पानी लेने जाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे जो है हम आगे की तरफ जाएंगे। यह कहलाता है सकिया सकेंद्रण। क्या कहलाता है, सकिया सकेंद्रण। और इसका प्रभाव यह पड़ता है कि एक फ्लोरोसिस बीमारी होती है। कौन सी होती है, फ्लोरोसिस। कौन सी बीमारी होती है भाई, फ्लोरोसिस। ये फ्लोरोसिस बीमारी क्या करती है, ये व्यक्ति के दांत जो होते हैं,
उनको टेढ़े कर देती है। आपने अधिकतर लोगों के दांत देखे होंगे, 2 बाहर रहते हैं, 2 ऊपर रहते हैं, 2 साइड में रहते हैं, समझ में नहीं आता व्यक्ति एक हाथी है ना। तो दांत टेढ़े मेढ़े कर देती है। दूसरा, हड्डियां जो होती है व्यक्ति की, हड्डियों में भी मोड़ ला देती है। हड्डियों में भी क्या ला देती है? हड्डियों में मोड़ दिखाई देता है। और दांत जो होते हैं वो टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं। तो ये टेढ़े मेढ़े कुरकुरे नहीं है, दांत टेढ़े मेढ़े दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? दांत। क्योंकि फ्लोरोसिस जो बीमारी होती है उसके कारण ऐसा होता है। क्यों हो रही है ये बीमारी? ये इस फ्लोराइड वाले पानी को पीने से हो रही है। जो पानी बहुत गहराई से लाया गया है उस पानी में फ्लोराइड मिट्टी होती है और वहां लोग अक्सर कुबड़ हो जाया करते हैं। इस प्रकार से झुके हुए लोगों को आपने देखा होगा, पीठ में से कुबड़पन आ जाता है, झुक जाते हैं बीच में से, तो वो क्षेत्र कई जगह कुबड़ पट्टी भी कहा जाता है। एक यूपी के अंदर जगह है, कहां के अंदर जगह है? यूपी के अंदर एक जगह है जिसका नाम है सोनभद्र। क्या नाम है? सोनभद्र। ये सोनभद्र जो जगह है इसके आसपास के 296 गांव, कितने गांव? 296 गांव ऐसे हैं जहां ये फ्लोरोसिस बीमारी देखने को मिलती है। इसका कारण क्या है? वहां अंदर गहराई में कुएं खोदे गए और उसका पानी पीने के कारण ये फ्लोरोसिस बीमारी जो है ये फैल रही है। और इसके पीछे कारण क्या है? फ्लोराइड का पानी। किसका पानी? अब आप सोचेंगे फ्लोराइड क्या है? अगर आपके पानी में फ्लोराइड है जो आप पीते हैं तो इसका पता कैसे लगाएंगे? कोई मशीन है क्या जो मैं भेज दूंगा? देखिए, फ्लोराइड का पता लगाने के लिए आप जो स्टील का जो घड़ा होता है, स्टील का घड़ा, उसमें पानी जब भरते हैं तो सुबह मॉर्निंग में उसे खाली करना। अगर नीले मतलब वो जो धुंधले कलर के गेहूं का जो कलर होता है उस प्रकार से उसमें डॉट डॉट आपको नीचे दिखाई दे तो वो फ्लोराइड है। वो क्या है? फ्लोराइड। यानी कि इसका इसी तरह पता लगाया जाता है कि फ्लोराइड साफ साफ नजर आ जाता है और वो पानी पीने से धीरे धीरे आप कुबड़पन के शिकार हो जाते हैं, दांत आपके टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। शादी वाले जब भी देखने आते हैं आपको पसंद नहीं करते हैं, इसलिए जब तक शादी नहीं हो जब तक फ्लोराइड वाला पानी नहीं पीना। वादा करो मेरे से, है ना। अशोक देवासी अब कमेंट करेगा, सर मेरी तो शादी हो चुकी है। अगर नहीं हुई तो भी कमेंट करेगा, सर मेरी नहीं हुई है ना। कुछ बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं ना, मैं उनका बार बार नाम लेता रहता हूँ, जैसे पूजा चौधरी बहुत अच्छी पढ़ रही है, अशोक देवासी बहुत अच्छा पढ़ रहा है, राधा मंडल बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, और एक यादव करके बच्चा है वो भी बहुत अच्छा पढ़ रहा है। क्योंकि जैसे ही लेक्चर आता है मैं तुरंत देखता हूँ इन लोगों को वेट रहता है, तुरंत कमेंट आ जाता है इनका। और हमें कैसे पता चलेगा कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है? वो कमेंट से ही पता चलता है कि आप वास्तव में लेक्चर का वेट करते हैं। और ये चीज़ हमें बहुत ऊर्जा देती है, बहुत ताकत देती है, बहुत पावर देती है। लर्न शेयर का आर्ट्स का चैनल पक्का ज्वाइन करना है, किसने नहीं किया है वो पक्का ज्वाइन कर ले, है ना। तो क्या देख रहे हैं? फ्लोरोसिस बीमारी। कैसे पता चलता है? फ्लोराइड युक्त पानी पीने से ये होती है। हम जो घड़ा होता है या पानी का जो पीने का जो जिसको हम क्या कहते हैं, है ना, घड़ा ही कह सकते हैं उसको, स्टील का होता है, तो उसके अंदर डॉट डॉट दिखाई दे देता है आपको। ये बीमारी कहाँ देखने को मिल रही है वर्तमान में? सोनभद्र के आसपास का कोई है तो उसको पता है, वहाँ के लोग ऐसे नीचे झुक के चलते होंगे। ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर पानी में है तो पानी को फिल्टर करके पीना है, ठीक है ना। तो साक्या संकेंद्र आप समझ गए, ज्यादा गहराई के अंदर कुएं खोदने से। बिहार में पश्चिम बंगाल में भी ये देखने को मिल रही है। और बिहार और पश्चिम बंगाल में तो भौम जल की कमी आ गई। अब बताओ, भौम जल का मतलब है भूमिगत जल। भौम जल का मतलब क्या है? भूमिगत जल। देखो ये जो कुआं हमने खोदा है ये कौन सा जल बाहर ला रहा है बताओ मुझे? ये भूमिगत जल ही ला रहा है ना बाहर, या धरातल वाला ला रहा है? धरातल के तो ऊपर वाला पानी होता है, तो ये भूमिगत जल है पूरा ही। भूमिगत मतलब या भौम जल कह दो इसको। तो इसकी कमी कहाँ आ रही है? बिहार और पश्चिम बंगाल में। इसका मतलब कुएं ज्यादा खोद रहे हैं बोलो, है तो मत खोदो, ठीक है ना। इससे भौम जल की कमी आ जाती है। आगे देखिएगा, भारत में जल की कमी के प्रमुख कारण क्या है? कारण ही कारण है भाई साहब, कितने बताएं? ढेर सारे बता सकते हैं। कारण ही कारण है, नल चालू छोड़ दिया, सबसे बड़ी कमी तो यही है हमारी, ठीक है ना। देखिए क्या है, जल संग्रहण में परिवर्तन करने की बात हम कर रहे हैं। यद्यपि बड़े सिंचाई बांधों की संख्या वर्ष 1960 में 1936 से बढ़कर वर्ष 2020 में 5334 तक पहुंच गई है। ग्रीष्म काल के दौरान बांधों की सकल जल उपलब्धता घट जाती है। भारत में जल की कमी के कारण क्या है? 236 बांधों से हम काम चला रहे थे। 1960 में मात्र और मात्र कितने बांध थे हमारे पास? 236। इसका मतलब हम लगभग है ऐसे नदियां जा रही हैं, जैसे ये नदी जा रही है
इधर से जा रही है, एक नदी इधर से जा रही है, तो यहाँ नदियों को रोक रोक कर, थोड़ा सा नदी को रोक कर यहाँ बांध बना दिया, एक बांध हमने यहाँ बना दिया, एक बांध हमने यहाँ बना दिया, एक बांध हमने यहाँ बना दिया। कभी कभी तो हद हो जाती है कि पूरी की पूरी नदी को रोक लेते हैं हम। तो ऐसे 1960 तक हम मात्र 236 बांध बना पाए थे, यानी ज़्यादा जल का उपयोग हम नहीं कर रहे थे। लेकिन बड़ी विडंबना और दुख की बात है कि 2020 में आते आते लगभग 40 और 20 60 साल के अंदर 60 साल में हमने 5334 बांध और बना दिए। जब गर्मी का ऋतु आता है या ग्रीष्म काल जब आता है तो हम देखते हैं कि इन बांधों में जो है जल स्तर काफी घट जाता है, क्योंकि पानी आएगा कहाँ से जब पानी की किल्लत ही होने लग जाएगी, कमी होने लग जाएगी। अध्ययन दिखाते हैं, ये जो अध्ययन है ये दिखाता है कि गंगा, गोदावरी और कृष्णा जैसी 12मासी नदियां गर्मियों के दौरान कई जगह पर सूख जाती है, जबकि गंगा और गोदावरी और कृष्णा ये ऐसी नदी थी जो 12मासी का मतलब होता है कि 12 महीने चलना। इसका नाम 12मासी इसलिए है क्योंकि ये साल में 12 महीने चलती है। अगर गंगा, यमुना, गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियां अगर सूखने लग गई तो ये अच्छी बात कतई नहीं है लाडले, ये बहुत विडंबना की बात है। हम क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक को एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ते हैं। कभी कभी टॉपिक को फील किया करो। जब हम फील करते हैं तो ये सोचेंगे कि वास्तव में जल की समस्या है भारत में समस्याएं ही समस्याएं हैं, और उन समस्याओं का निपटारा हम कैसे कर सकते हैं, उनका निपटारा हम ऐसे कर सकते हैं सजगता फैलाकर, जागरूकता फैलाकर, एक सरकार पे निर्भर रहना, सरकार की योजना और पॉलिसी का इंतजार करना, तब तक तो भारत बर्बाद हो जाएगा। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है। हजारों बच्चे जो है इस बात को सुन रहे हैं तो आपका दायित्व बनता है। 1000 बच्चे अगर हजारों बच्चों तक पहुंचाते हैं तो बात कहां तक पहुंच जाती है ना। तो हम भी तो एक सरकार से बढ़कर काम कर सकते हैं, इसलिए हमारा दायित्व और कर्तव्य बनता है वन के कटाव को रोका जाए, वन और पौधों का रोपण किया जाए। इससे बारिश आती है, वर्षा बढ़ेगी, जल का उपयोग सिंचित तरीके से और मितव्ययता से यानी कम किया जाए, जनसंख्या पर बेसिक चर्चा की जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, और भ्रष्टाचार युक्त जो चीजें होती है उन पे कैसे काबू पाया जाए, ऐसी कई चर्चाएं हैं, टोटल 10 के आसपास है। अगर उन पे काबू पा लेते हैं तो भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनने से, बताओ क्या, कोई नहीं रोक सकता। समझ गए ना? ठीक है। नदियां गर्मियों के दौरान कई जगह पर सूख जाती है, ये भाई ये अच्छी बात नहीं है। आकलन किया जाता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिन्हें विश्व में सबसे भूजल समृद्ध नदी बेसिन माना जाता है, भूजल के स्तर में प्रतिवर्ष 15 से 20 मिलीमीटर की गिरावट आ रही है। अब देखो गंगा और ब्रह्मपुत्र, अब गंगा और ब्रह्मपुत्र का नाम लेते तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे आपके हो रहे हैं कि 7 बजे क्लास लेने बैठा था, कब खत्म हो, बाहर जाऊं थोड़ी देर में घूम के आऊं, खत्म होने वाली है ना। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है उस नदी, इन नदियों के नाम लेते ही ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार भारत कितना संपन्न देश है, जिसके पास गंगा जैसी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हैं, उसके पास क्या कमी है। लेकिन दुख की बात यह है कि वो 15 से 20 मिलीमीटर हर साल घट रही है, उसका पानी नीचे से सूखता जा रहा है। ये कोई अच्छी बात है क्या, मुझे बताओ? कतई नहीं है ना, कोई भी अच्छी बात नहीं है जल से संबंधित, है ना। गिरावट आती जा रही। जल संग्रहण क्षेत्रों में गतिविधियों और अन्य हस्तक्षेपों के कारण बड़े एवं माध्यम बांधों के जल संग्रहण क्षेत्र में गाद का जमाव बढ़ गया है, जिससे कुल जल संग्रहण कम हो गया। गाद क्या होता है? नदियों में कचरा बढ़ जाता है, उसको भी गवर्नमेंट साफ नहीं करवाती। और ऐसे तो है, भारतीय इतने अच्छे तो है नहीं खुद जाके साफ कर ले, नदियों में नहीं करते हैं। तो गाद का मतलब होता है कचरा। गाद का मतलब क्या है? कचरा। वो बढ़ने से जो है जल स्तर उससे भी घटता है। तो ये चीज भी आप समझ गए होंगे। अब ये टंकी इसलिए दी गई है कि आप इसमें भी रिजर्व करें पानी, है ना, बाकी राह में जाने क्यों दी गई है। ठीक है, आगे देखिए। कृषि संबंधी मांग। कृषि के लिए किसकी मांग होती है? पानी की मांग होती है। जल संसाधन मंत्रालय ने अनुमान लगाया कि तेज आर्थिक विकास और बढ़ती जनसंख्या के कारण देश की कुल जल की मांग वर्ष 2050 तक उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा से अधिक हो सकती है। अरे भाई बड़ी दुख की बात है, मुझे अब रोना आ रहा है, अब मेरे से रुका नहीं जा रहा है। 2050 तो आने ही वाला है, मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा जब तक, और मेरी उम्र तो लगभग पार के पास जा रही होगी, लेकिन आप उस समय मूलभूत तरीके से मेरी उम्र के आसपास आओगे 2050 में। इसलिए अभी से पानी बचा लो। अभी से क्या बचा लो? पानी बचा लो, नहीं तो हालत खराब होने वाली है। चेतावनी दे रहा है आपको यूएनओ जैसे, यूएनडीपी जैसे कई ऐसे कार्यालय जो भारत को चेता चुके हैं कि अपने जल का उपयोग ढंग से कर लो, नहीं तो 2050 में तुम्हारी हालत खराब हो रही है, क्योंकि तुम्हारी जनसंख्या बढ़ चुकी है। भारत के कोई भी सदस्य जब यूएनओ में या अन्य कंट्रीज में जाते हैं तो वहां लोग बात करते हैं, यार इतनी जनसंख्या को तुम मैनेज कैसे करते हो?
तो फिर क्या जवाब दे बताओ? आप होते तो क्या जवाब देते? बड़ा मुश्किल होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो ये जनसंख्या का ही कारण है। मैं कह रहा हूँ जल की कमी, पानी जो है, जल जो है, अनाज जो है, हर चीज की कमी कहीं भी आ रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या, है ना। अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बना देते तो आप सबसे पहले क्या करते? जनसंख्या को कंट्रोल करते, सारी चीजें अपने आप कंट्रोल हो जाती। लेकिन अनपढ़ जो बने बैठे हैं उनको ये कौन समझाए कि जनसंख्या कंट्रोल कर लो। भाई साहब, जल पे चर्चा की, खनिज पे चर्चा की, बिजली पे चर्चा की, जरूरत ही नहीं है। सब कुछ अपने आप विकास हो जाएगा। छोटा देश मतलब सुखी देश, ये तो कोटेशन दे देती है भारतीय सरकार कि छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन साथ में ये लिखने में शर्म आ जाती है कि छोटा देश मतलब सुखी देश। मतलब अमल नहीं किया जाता किसी चीज पर। अब जाके सोच रहे हैं जो चीज आज से काफी समय पहले वो नेहरू जी गुलाब का फूल लेके घूम रहे थे, उन्हें ये समझ ही नहीं आया कि भारत किस तरफ जा रहा है। 16 साल तक प्रधानमंत्री रह गए, उन्होंने कभी जनसंख्या पे विडंबना और दुख नहीं जताया। ऐसे कई देश के जो गणमान्य नागरिक रह के गए, अच्छे अच्छे पदों पर रह के गए, लेकिन देश पर जनसंख्या पर कभी चर्चा ही नहीं की। ये तो जब मामला पूरी तरह से बिगड़ गया, जब हम जाके बात कर रहे हैं। इसका रिजल्ट कब दिखेगा? इसका रिजल्ट दिखेगा आज से 50 साल बाद। 50 साल तक जनसंख्या का यही रूप चलने वाला है। अब 50 साल बाद क्या हो जाएगा? भारत के लोग बहुत समझदार हो जाएंगे? नहीं, अब जो पॉलिसी आ रही है, यानी कि चाइल्ड जो जनसंख्या है, बच्चों की जो जनसंख्या है, उसको कम किया जाए। तो पीछे से अगर बंद कर दिया जाएगा, जनसंख्या कम कर दी जाएगी, तो धीरे धीरे जनसंख्या अपने आप कंट्रोल में हो जाएगी। तो सारी चीजों के पीछे क्या है? सारी चीजों के पीछे ही जनसंख्या है। इसीलिए जनसंख्या को देखते हुए ये आंकड़े दिए हैं कि 2050 तक भारत की हालत खराब हो जाएगी पानी के मामले में। ठीक है, अधिक जलगहन फसलों की खेती, आय और बाजार से। अब क्या देख रहे हैं हम? अधिक जलगहन फसल, यानी ऐसी फसलें जिनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है कि नहीं होती? जैसे इलायची है ना, 600 सेंटीमीटर बारिश। ठीक है, आय और बाजार से संबंधित कारणों से हाल के वर्षों में अधिक जलगहन फसलों की उपयोगिता, फसलों की खेती की प्रवृत्ति बढ़ी है। यानी आय और बाजार से संबंधित कारण ऐसे हो गए कि पिछले कुछ सालों में अधिक गहन फसलें जो होती है उसकी प्रवृत्ति, यानी ज्यादा गहन फसलें, ज्यादा पानी वाली फसलें, उसकी प्रवृत्ति बढ़ी है। इसके पीछे कारण क्या है? पैसा अच्छा मिलता है। ठीक है, उदाहरण के लिए वर्ष 1990-91 और 2020-21 के बीच जल गहन फसल गन्ना, धान और केले के तहत शामिल बुआई क्षेत्रों में क्रम से 32%, 6% और 129% की वृद्धि हुई। जैसे गन्ना है, पैसा अच्छा मिलता है, धान है, केले हैं, धान के अंदर चावल आ जाते हैं, धान के अंदर कौन आ जाते हैं? चावल आ जाते हैं। इन फसलों का मूल्य और पैसा अच्छा मिलता है, तो ये हर साल इसका प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। इससे हाल के समय में जल की मांग तेजी से वृद्धि हुई है। जल की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अगर ज्यादा पानी वाली फसलें करोगे तो उसको ज्यादा जल चाहिए। तो जल की मितव्ययता की बात करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं कि जल बहुत ज्यादा मात्रा में अधिक फसलों को चाहिए होता है। असमान वितरण, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं, फिर देखिए एक बार। असमान वितरण का मतलब है कि एक समान रूप से वर्षा नहीं होती है भारत में। भारत में जो वर्षा होती है उसका वितरण जो है, वितरण समान नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि ये 5 क्षेत्र मैंने लिए हैं। कितने क्षेत्र लिए हैं? 5 क्षेत्र। ठीक है, अब यहां मान लो 20 सेंटीमीटर वर्षा होगी, यहां देखा कि 15 सेंटीमीटर ही वर्षा हुई, यहां 100 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की वर्षा हो रही है और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की वर्षा हो रही है। ठीक है ना, अगर यहाँ इतनी कम वर्षा हो रही है, इसका मतलब सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे पानी की कमी। ठीक है ना, ये 5-4 क्षेत्र को हमने लेके ये देखा है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से बारिश हो रही है, इसमें वितरण समान नहीं है और इसी को असमान वितरण कहा गया है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में जल संसाधनों का असमान वितरण भी है एक प्रमुख समस्या है, यानी वर्षा जो है समान नहीं हो रही है, ये सबसे बड़ी समस्या है। कुछ क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन है और जबकि कुछ अन्य जो अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ जल पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है और कुछ ऐसे हैं जहाँ जल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो वो उन समस्याओं का सामना कर रहे हैं जो कैसे न कैसे वहां जल की आपूर्ति को कर सकें। आगे देखिएगा, भूजल का अतिदोहन। भूजल का मतलब होता है, ये हमने देखा, ये हमारा धरातल है, ये हमारा क्या है? धरातल। ठीक है, और ये हमारा क्या है? पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का अंदर भाग, अंदर का भाग। ठीक है, तो ये पृथ्वी के अंदर का है, यानी ये भूमि है। कैसी है? भूमि है अंदर की। ठीक है ना, अब धरातल पे तो यहाँ एक तालाब मिल गए, यहाँ क्या मिल गए भाई? एक तालाब मिल गए यहाँ पे, या एक तालाब बना हुआ है यहाँ पे। इस तालाब में पानी है, तालाब का पानी। कैसा पानी?
तालाब का पानी। ठीक है, यहाँ हमने देखा कि एक झील बनी हुई है। क्या बनी हुई है? झील बनी हुई है, तो झील का पानी। ठीक है, यहाँ पे एक तलैया बना हुआ है। क्या बना हुआ है? तलैया। तो ये सारा जल कहाँ है? धरातल के ऊपर है। कहाँ है? धरातल के ऊपर, इसलिए यह कहलाता है धरातलीय जल। ये क्या कहलाता है? धरातलीय जल। जबकि यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ एक चीज हमें दिखेगी कि यहाँ जो पानी होगा एक नलकूप द्वारा या फिर एक कुआं खोदा जाएगा। इस कुएं के माध्यम से, किसके माध्यम से? कुएं के माध्यम से इस जल को बाहर लाया जाएगा। तो ये कौन सा जल होगा बताइए मुझे? ये होगा आपका भौम जल या भूमि जल। और हम भूमि जल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? भूमि वाले जल की बात कर रहे हैं। ये भौमजल होगा। या फिर एक ट्यूबवेल किया गया है यहाँ तक, इस ट्यूबवेल से पानी को बाहर लाया जा रहा है। तो ये कौन सा होगा? भूमि के अंदर है, इसलिए इसको हम कहेंगे भौम जल। क्या कहेंगे इसको? भौम जल। तो ये चीज तो आप समझ गए होंगे, बड़ी शानदार और अच्छी चीज है। तो भूजल का अतिदोहन, यानी अतिदोहन का मतलब है ज्यादा प्रयोग। अतिदोहन का मतलब क्या है? ज्यादा प्रयोग। अब भूमि के जल का अगर ज्यादा प्रयोग हो रहा है, क्या कारण है? कृषि और उद्योग और घरेलू उद्देश्यों के लिए भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण देश के कई हिस्सों में भूजल स्तर में कमी आ गई। क्या मतलब हुआ? खेती बाड़ी करने के लिए पानी को कुएं से निकाला जा रहा है। उद्योग में अच्छे से व्यवसाय करने के लिए, उद्योग को अच्छे से चलाने के लिए, कच्चे माल को साफ करने के लिए, कच्चे माल का निर्माण करने के लिए, तैयार माल बनाने के लिए उद्योगों के अंदर पानी की आवश्यकता होती है। घर के अंदर झाड़ू पोछा, नहाने धोने, सबके लिए पानी की आवश्यकता होती है। और इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हम भूमि के अंदर से कुआं और ट्यूबवेल आदि चीजें खोद देते हैं। और कई हिस्सों में जो है इससे भूजल का स्तर जो है काफी नीचे चला जाता है। और फिर इसकी समस्याएं जल की तो आती है, लेकिन फ्लोरोसिस जैसी फ्लोराइड युक्त पानी पीने से यूपी के सोनभद्र जिले के 296 गांवों में जो समस्या चल रही है, ऐसी समस्या धीरे धीरे पूरे देश में चल जाएगी अगर भूजल स्तर में कमी को नहीं रोका गया। तो ज्यादा गहराई में कुएं नहीं खोदे जाने चाहिए। ठीक है ना? इससे लोगों के लिए अपनी दैनिक आवश्यकता के लिए भी जल की अधिगमता रखना कठिन हो जाएगा। आने वाले समय में पीने के पानी की किल्लत आ जाएगी। अधिगमता यानी आने वाले समय में, अगर गमता मतलब गमन यानी आने वाला समय देखें तो सबसे बड़ी किल्लत अगर आने वाली है तो वो पानी की आने वाली है। अभी देखा हमने 2050 में भारत पानी की समस्या का सामना करेगा। मैं तो मजाक मजाक में ये भी कह देता हूँ कहीं तृतीय वर्ल्ड वॉर इसके चक्कर में नहीं हो जाए और ये क्लिप अगर रह जाती है और तृतीय वर्ल्ड वॉर वास्तव में जो है हो जाता है पानी के लिए, तो लोग कहेंगे मोनू महाराज ने तो पहले ही कहा था कि वास्तव में जो है तृतीय वर्ल्ड वॉर जो होगा, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी एक बार क्लास में कि पानी के लिए होगा, क्योंकि समस्या दिख रही है वास्तव में ना। 2050 कोई दूर नहीं है। ठीक है। प्रदूषण, जल में जो यहाँ प्रदूषण किसकी, कौन से प्रदूषण की बात हो रही है? जल प्रदूषण की बात हो रही है। नदियों, झीलों और अन्य जल निकायों के प्रदूषण में पेयजल, सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए जल का उपयोग करना कठिन बना दिया गया है। देखो ये पानी जो ये धुआं निकल रहा है, ये इस कारखाने से जो धुआं निकल रहा है, ये धुआं सबसे पहले तो वायुमंडल को प्रदूषित करेगा। हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को, पूरा ट्रोपोस्फेयर जो है, शोम मंडल की जो लहर है, उसको तो पूरी तरह प्रदूषित कर देता है और पूरे एटमॉस्फेयर यानी पूरे वायुमंडल को ये प्रदूषित कर देता है। दूसरा, इसका पानी जो है वो जाता है, वो किसी साफ पानी में जाकर मिल जाता है। ये गंदा पानी जो था, कौन सा पानी? ये जो गंदा पानी है, ये साफ पानी में जाकर मिल जाता है और जैसे ये साफ पानी में मिलता है, पूरे पानी में प्रदूषण फैला देता है। इसी बात को यहाँ लिखा गया है। उद्योग और शहरी क्षेत्र अनौपचारिक अपशिष्ट जल को निकायों में बहा देते हैं। अनौपचारिक यानी जो काम का नहीं है, अपशिष्ट मतलब जो कचरा है, बिल्कुल जो कचरा जल है, जो प्रदूषित जल है, उसके निकाय में यानी ऐसे क्षेत्रों में उस जल को प्रदूषित करता है और चला जाता है उसके अंदर। इससे उपलब्धता में कमी आती है, इससे जो जल शुद्ध था उसको भी हम खराब कर चुके हैं ना। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। तो ये था बड़ा ही मजेदार लेक्चर, बहुत ही शानदार लेक्चर। मिलते हैं अगले किसी और शानदार लेक्चर में। जब तक के लिए धन्यवाद। आराम से बाहर जाओ, खेल के आओ, घूम के आओ मस्ती से, है ना। और एक रोज क्लास आती है, इसको रोज अच्छे से ध्यान से पढ़ लो, अपने बेड़े पार हो जाएंगे। वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं लाडले अगले लेक्चर में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।